Hello students, welcome to Ambitious Sahil. I am Priya. Today I will discuss about part 2 of Psychology Form D. So students, earlier मैंने part 1 भी डाला था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. अगर आपने part 1 की वीडियो नहीं देखी अभी तक तो पहले आप जाके part 1 की वीडियो देखें, फिर आप part 2 की वीडियो देखना so that आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों. So students, without wasting any time, let's start with lecture 2, that is empirical evidence, the cornerstone of psychological inquiry. सो स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली बताया गया कि जितने भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो भी कंक्लूजन निकाले जाते हैं, थ्योरीज जितनी भी हैं, जितना भी डेटा ऑब्जर्व किया गया, ये सारा का सारा, ये सारे के सारे कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए हैं, ये सारे के सारे लिए गए हैं साइकोलॉजी से ही डिराइव्ड है. दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम साइकोलॉजिकल रिसर्च ओनली. ओके, तो ये जितनी भी साइकोलॉजिकल स्टडी है ये रिवील करती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन तब लेते हैं, मतलब फाइनेंशियल डिसीजन जब भी लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल स्टेट से जुड़ाव होता है. दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल स्टेट्स, जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं. ठीक है, तो ऐसा ये रिसर्च भी किया गया और काफ़ी सारे रिसर्च मेथड्स भी अप्लाई किए गए हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी कमिटमेंट मतलब ये जितने भी कमिटमेंट है एम्पेरिकल एविडेंस की साइकोलॉजी में, ये बेसिकली इसका जो बेस है, इसके कंसेप्ट्स, इसकी थ्योरीज जो हैं, ये साइकोलॉजी से ही सारी की सारी चीज़ें डिराइव्ड हैं. तो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो है उसका साइकोलॉजी से लेना देना है. ठीक है, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. So students, let's talk about another main topic, that is diverse fields of psychology, a multifaceted exploration. तो जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ एक ही फील्ड के साथ नहीं जुड़ी, इसका बहुत सारे फील्ड्स के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन है. तो हम लोग सभी फील्ड्स को कवर करेंगे, जैसे एजुकेशनल फील्ड हो गया, हेल्थ फील्ड हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टाइप, दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी. क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या आएगा कि लेट सपोज अगर मैं सीधी सी आपकी फील्ड के रिलेटेड की बात करूं कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्या लिंक है. तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऐसी थेरेपीज़, ऐसे असेसमेंट टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं उनको ट्रीट किया जा सके, उनको डायग्नोस किया जा सके. इसमें 1-on-1 थेरेपी सेशंस दिए जाते हैं. ठीक है, ताकि जो इंडिविजुअल को इमोशनल या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल चैलेंज फेस कर रहा है तो उसको उसके साथ कैसे डील करना है, वो कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनकी हेल्प करते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की मदद कैसे करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की कब हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं बात करूं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो यहाँ पे जब भी पी कार्ड्स होते हैं, पी कार्ड्स में आपको पता है भाई ऑडिट आ गया, ऑडिट इतनी 30 तारीख तक आपको ऑडिट का सारा काम कंप्लीट करना ही करना है. जब आप रिटर्न्स फाइल करते हो, रिटर्न फाइल में भी आपको पता है आपको ओवर टाइम तक लगाना पड़ता है. अगर आप शाम के लेट सपोज 7 बजे तक काम कर रहे हो ऑफिस में, तो आपको पी कार्ड्स के ड्यूरिंग रात के 12 तक बज जाते हैं, आपको ओवर टाइम करना पड़ता है. तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ता है. ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है, मींस आपके पी कार्ड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली सारा का सारा हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट आपके आसपास होता है. पीक फाइनेंशियल पीरियड्स में आपको ओवर टाइम तक लगाना पड़ता है. तो इस दौरान आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बेटर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तभी अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना, तभी आप अपनी जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छी परफॉर्म कर पाओगे. सो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी ज़रूरत पड़ती है कि इस बर्नआउट को कैसे प्रिवेंट करें, या फिर अपनी जो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस है उसको कैसे बना के चलें, अपना जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो कैसे बनाकर रखें, और जितने भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं इनको फेस करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इनकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट. अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि स्ट्रेस को मैनेज करने में, एंजाइटी को मैनेज करने में, या फिर बर्नआउट के दौरान काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि कुछ स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं ताकि जितने भी हाई प्रेशर सिचुएशंस हैं इनको कैसे डील करना है, कैसे इनके साथ कोप अप करना है. तो ये सारा कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको बताते हैं. लेट्स टॉक अबाउट वर्क प्लेस वेलबींग. वर्क प्लेस वेलबींग में क्या होगा
कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उनका मेन मोटिव क्या है, आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ हो और आप अपने मतलब अच्छे से आप लोग अपना काम वगैरह वर्क प्लेस के अंदर कर सकें, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है अपनी हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में, बर्नआउट को प्रिवेंट करने में और एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने में, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इनकी काफ़ी हेल्प करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं, अब इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प करते हैं। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव बेसिकली ये है कि वो स्किल्ड होते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल डायनामिक्स में, और उनका कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा होता है और वो ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझ लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट का यही काम है, वो ह्यूमन बिहेवियर को एकदम से समझ लेता है, उसके मतलब इंडिविजुअल कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, उनको आपके बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा होगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इसका कैसे रिलेशन है, ये रेलिवेंस कैसे है इंटरपर्सनल स्किल्स का। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको पता है कि आपका जो काम है वो क्लाइंट बेस्ड है, ठीक है। आपको काफ़ी सारा काम करना पड़ता है और आपको हर तरह के क्लाइंट के साथ डील भी करना पड़ता है, अपने कोलीग्स के साथ डील करना है, टीम्स में आपको काम करना होता है। तो इसमें अगर आपको एज ए टीम काम करना है तो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तभी आप क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन बना सकोगे, एक टीम में काम कर सकोगे और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। लेट्स टॉक अबाउट एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट में क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली एथिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे प्रोफेशनलिज्म के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको काम करना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बेसिकली एज अ प्रोफेशनल अगर मैं बात करूं तो इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशनल इन फाइनेंस आपको बेसिकली काम करना पड़ता है एथिकल फ्रेमवर्क में। सब कुछ आपको एक एथिक्स में परफॉर्म करना है, मीन्स एक अच्छे रूल्स और रेगुलेशन के साथ आपको चीज़ें परफॉर्म करनी है। और आपको जब भी कोई डिसीजन लेना है, एक एथिकल डिसीजन लेना है, एक अच्छा डिसीजन लेना है, ठीक है, तभी आप एक प्रोफेशनल की तरह काम कर पाओगे। नेक्स्ट, क्लाइंट रिलेशन एंड कम्युनिकेशन। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली वो हेल्प करते हैं थेरेपेटिकल रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है, कि कैसे आप क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हो, तो वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको हर एक तरह के क्लाइंट के साथ डील करना होता है, उनको फाइनेंशियल एडवाइस भी आप देते हो, सर्विसेज भी देते हो। तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप क्लाइंट के ऊपर अपना इंटरेस्ट बना सको, ट्रस्ट पैदा कर सको, ठीक है। तो क्लाइंट के ऊपर बेसिकली आपने क्या करना है, ऐसे बात करनी है कि जो आपका क्लाइंट है उसको आपके ऊपर पूरा भरोसा हो, ठीक है। एक अच्छे आपको रिलेशन बनाने हैं क्लाइंट के साथ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझ लेते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस या कॉग्निटिव बाइसेस में ये क्या करते हैं, डील करते हैं। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्या होता है, ये जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का फील्ड है इसमें क्या होएगा कि इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसने अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं। तो इन फाइनेंशियल डिसीजन को लेने में कौन मदद करता है, अकाउंटेंट्स या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। ये बेसिकली हेल्प करते हैं कि कैसे आप अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन अपने क्लाइंट को बताओ और क्लाइंट का जो बिहेवियर है उसको भी समझने में ये हेल्प करती है साइकोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट, दैट इज़ क्राइसिस इंटरवेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो खुद तो ट्रेंड होते हैं ना, वो क्राइसिस इंटरवेंशन में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज वो आपको बताते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कई बार क्या होता है, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस करने पड़ते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज भी कई बार आ जाते हैं। तो ऐसी टेक्निक्स आप क्लिनिकल साइकोलॉजी से ले सकते हो, ऐसी टेक्निक्स जो कि आपको मैनेज करने में मदद करेगा कि जब भी ये क्राइसिस वगैरह आए या फिर जब भी कोई चैलेंज आपको हो तो आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ बेसिकली अनरेवलिंग मेंटल प्रोसेसेस। तो कॉग्निटिव, जो वर्ड कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू आवर माइंड, ठीक है। कॉग्निटिव वर्ड का बेसिकली मतलब होता है कि हमारे माइंड से रिलेटेड,
हमारे माइंड में जो भी मेंटल प्रोसेसेस हैं वो होती है कोग्निटिव साइकोलॉजी। तो कोग्निटिव साइकोलॉजी में वो सारे मेंटल प्रोसेसेस आ जाते हैं कि हम चीज़ों को कैसे ग्रैब कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, कैसे चीज़ें हम लर्न करते हैं, कैसे चीज़ों को हम याद रखते हैं, कैसे हम लोग डिसीजंस लेते हैं, इसमें वो सारे के सारे प्रोसेसेस आएंगे। ठीक है, मतलब कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है मेंटल प्रोसेसेस की जिसमें परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ आ जाता है। इन सब की स्टडी को कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम की एरियाज जिसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। लेट्स टॉक अबाउट दीज एरियाज। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या होगा कि ये जो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं ये हमारी मदद करते हैं इंडिविजुअल्स की कि वो कैसे डेटा को एक्वायर कर सकते हैं। एक्वायर, अगर उन्होंने कोई नई चीज़ सीखी है तो उसको स्टोर कैसे करना है, और इस इंफॉर्मेशन को जब भी ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी उसको रिट्रीव कैसे करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव है कि कैसे वो इंडिविजुअल्स की मदद करते हैं चीज़ों को समझने में, स्टोर करने में, और कब ये काम आएंगी तब उन इंफॉर्मेशन को आपको रिट्रीव करना। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको पता ही है कि आपको वास्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कोग्निटिव साइकोलॉजी की तो आपकी जो डेटा मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, डेटा को एनालाइज कैसे करना है, अच्छा डिसीजन कैसे लेना है, तो इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। आप अच्छे से डेटा को एनालाइज कर पाओगे, अच्छा डिसीजन ले पाओगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट अनदर की एरिया दैट इज़ मेमोरी एंड रिकॉल। मेमोरी एंड रिकॉल में क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी है वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, हाउ योर मेमोरी वर्क्स इंक्लूडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रिकॉल एंड रिटेंशन, कि मतलब आपकी मेमोरी कैसे काम कर रही है, कितनी जल्दी से आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं, उनको रिटेन कितनी देर तक रख पाते हैं, और रिटेंशन में ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कौन करता है, कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इसका कैसे रिलेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको पता ही है कि आपको फाइनेंशियल रेगुलेशंस रिकॉल करने पड़ते हैं, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं आपको कहीं ना कहीं लगाने पड़ते हैं। ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है, ये वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो क्लाइंट स्पेसिफिक डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे आपके ये जो मेमोरी प्रोसेसेस है इनकी नॉलेज, ठीक है, अगर आपको होएगी अच्छे से तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेटजीज बना सकते हो, और लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए भी ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपको पता ही है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद करती है कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके अपने फाइनेंशियल डेटा के ऊपर बेस्ड। ठीक है, और एक रैशनल डिसीजन ले सके। रैशनल मीन्स एक अच्छा डिसीजन, और उसमें कम से कम एरर्स हों। ऐसा डिसीजन लो जिसके अंदर कम से कम कॉग्निटिव एरर्स हों। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी सारे एरियाज़ कवर करे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो की एरिया है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे अच्छे होते हैं, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का यूज़ करते हो, सही टाइम पे सही टेक्निक लगानी है आपको। ठीक है, पहले तो आप सिचुएशन को एनालाइज करोगे, उस सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे, उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। सॉल्यूशन जैसे ही आपको मिलता है आप एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन लोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अटेंशन एंड फोकस। अटेंशन एंड फोकस में क्या आएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उनको बेसिकली अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को क्या करना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए टाइम पे। और दूसरा, इसके साथ क्या होगा, अगर वो बार बार चीज़ों को देखेंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, तो एक तो उनकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी, एरर्स कम से कम होंगे, और जो उनका ओवरऑल टास्क परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छे से एनहेंस हो जाएगी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लर्निंग एंड स्किल एक्विजिशन। लर्निंग एंड स्किल एक्विजिशन में क्या आएगा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये भी एक्सप्लोर करती है कि कैसे इंडिविजुअल्स चीज़ों को एक्वायर करते हैं और नए स्किल्स
कैसे नए स्किल्स भी वो सीखते हैं और उनमें मास्टर हो जाते हैं। देन इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसमें आपको पता है ये जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड है ये बहुत ही डायनामिक फील्ड है, ये स्टैटिक फील्ड नहीं है। आपको पता ही है थोड़ी देर में कितने सारी अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, आपको नई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। कभी किसी सब्जेक्ट में अमेंडमेंट आ गई, कभी किसी में आ गई, तो आपको सब चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। ये नहीं कि आपका एक फिक्स्ड करिकुलम है आप उसी को रट्टा मारते रहोगे। तो वो जो फिक्स्ड करिकुलम है उसमें भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो आपको अगर मूव ऑन करना है लाइफ में, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो आपको लाइफ में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनानी है और तभी आपकी प्रोफेशनली डेवलपमेंट भी हो सकेगी। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स इन टेक्नोलॉजी यूज़। अब आपको पता है टेक्नोलॉजी आजकल हर फील्ड में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। और आपको पता ही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्या है कि यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हो, जैसे कि टैली भी आप यूज़ करते हो, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें आपका काम होता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है ताकि आपका जो कोग्निटिव लोड है वो थोड़ा सा कम हो सके और एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में नहीं स्टोर कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी ही पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन में क्या आएगा कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स के साथ या फिर कलीग्स के साथ, बिकॉज इनका तो काम ही यही है कि मतलब क्लाइंट के साथ डील करना है, इन्होंने टीम वर्क में काम करना है, कोलीग्स के साथ डील करना है, तो मीन्स इनको एक कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफ़ी अच्छे होने चाहिए, तभी अपनी बात रख पाएंगे और अपने क्लाइंट के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। एंड ये जो साइकोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, ताकि इनकी जो कोग्निटिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो एनहेंस हो सकें, जिसकी वजह से इनका जो डिसीजन है वो भी काफ़ी अच्छा होगा और ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ये बूस्ट करेगा ही करेगा। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। पहला हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है, तो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज़ सोशल साइकोलॉजी। Social psychology, as the name suggests, social means how people influence and influenced by others. Social psychology, social word का मतलब होता है कि लोग कैसे अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं और दूसरों से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग किन टॉपिक्स के साथ डील करते हैं, कॉन्फॉर्मिटी के साथ, ओबीडियंस एटीट्यूड कैसा है, ग्रुप डायनामिक्स कैसी है, तो ये सारे क्या हैं, सोशल इंट्रैक्शंस के ही दीज आर इफ़ेक्ट्स की, मतलब किसी बंदे का एटीट्यूड कैसा है, वो लोगों से कैसे बात करता है, ग्रुप में काम करता है या फिर अकेले ही काम करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल का बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसा है, इसी को कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, इसकी स्टडी को कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या आएगा कि आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कई बार क्या होता है कि आपको ग्रुप में डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप एज ए टीम काम करोगे तो टीम में क्या होगा कि फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत अच्छे आप ले सकते हो, इसमें ग्रुप डायनामिक्स इसके साथ अच्छी होएगी और डिसीजन का जो आउटकम है वो भी बहुत बढ़िया आएगा। बिकॉज अगर आप सिर्फ अपना दिमाग लगाओगे हो सकता है उसमें कुछ कमियां रह जाएं। अगर बहुत सारे बंदे एज ए टीम काम कर रहे हैं तो सबका दिमाग लगेगा, कुछ कमियां जो रह जाएंगी। अगर आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हो, एज ए इंडिविजुअल कुछ कमियां रह जाएंगी। अगर आप एज ए टीम काम कर रहे हो, टीम में क्या होगा कि सभी अपना अपना दिमाग लगाएंगे, सभी कुछ ना कुछ व्यू पॉइंट देंगे, तो वो जो कमियां रह जानी थी वो भी कवर अप हो जाएंगी और एक डिसीजन जो है अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे और उसका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी है ह्यूमन ग्रोथ की। ठीक है, कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टडी को ही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंटल मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है। तो ये बेसिकली आप साइकोलॉजिकली आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक। ठीक है, कि मतलब जब आप छोटे बच्चे थे तब से लेकर आपके अंदर साइकोलॉजिकली क्या चेंज आए जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते। ठीक है,
तो लाइफ स्पैन आपको पता है ट्रांजिशंस होती रहती हैं। एंड इफ़ इट टॉक अबाउट योर फील्ड, तो इसमें आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है उनको क्लाइंट के साथ इंटरेक्शंस रखने पड़ते हैं, ठीक है, एंड सो दैट कि वो फाइनेंशियली अच्छे डिसीजंस ले सकें और क्लाइंट की भी बात को समझ सकें। लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एनहांसिंग वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे बात करेंगे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की, ठीक है। तो आपको अपनी वर्क प्लेस में कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अब क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, जॉब सेटिस्फैक्शन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इन सब के लिए ये साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो अकाउंटेंट्स की काफ़ी मदद करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स को समझने में। ये मतलब वो एक वर्क एनवायरनमेंट, एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बना सकें जिसमें फाइनेंशियली उनको प्रोडक्टिविटी मिले और सबका बिहेवियर भी कैसा हो, एथिकल हो। लेट्स टॉक अबाउट अनदर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी एनहांसिंग लर्निंग एंड टीचिंग। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको पता ही है ये किस लिए हेल्पफुल है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में। इसमें कैसे फैक्टर्स आएंगे, मेमोरी आएगी, मोटिवेशन आएगी, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स आएंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग वन बाय वन रीड करेंगे कि टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़ और चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये कैसे इंटरलिंक्ड है। लेट्स टॉक अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बेसिकली एजुकेटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और ट्रेनर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जितने भी फाइनेंशियल कंसेप्ट उन्होंने आपको पढ़ाने हैं या प्रिंसिपल सिखाने हैं, ठीक है, तो उनकी जो टीचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल की हो जाएगी। और इसमें काफ़ी सारे आप इंस्ट्रक्शनल मेथड्स जो हैं उनके वो भी काफ़ी इफेक्टिव हो जाएंगे। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ वो बनाएंगे, असेसमेंट के अलग अलग मेथड्स लगाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एजुकेशन में, ताकि बच्चों के जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छी आए। और अगर उनकी स्ट्रेटजीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएंगी तो बच्चों के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होएंगे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होएंगे। लेट्स टॉक अबाउट अनदर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी। माइंड बॉडी कनेक्शन भी इसको कहते हैं, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली रिलेशनशिप है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का और फिजिकल हेल्थ का। ये एग्जामिन करता है स्ट्रेस, इमोशंस, बिहेवियर्स, कैसे ये चीज़ें स्ट्रेस, इमोशंस और बिहेवियर हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजी है, हेल्थ साइकोलॉजी, ये बेसिकली हमारी मदद करती है ये सब कुछ जानने में कि कैसे हमारे जो इमोशंस हैं या फिर हमारा जो बिहेवियर है उसके कारण हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल हेल्थ कैसे इम्पैक्ट होता है। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कई बार पीक आवर्स में बहुत काम करना पड़ता है, तो इसके साथ स्ट्रेस के साथ आप कैसे डील करोगे, या अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखोगे, ओवरऑल वेलबींग को कैसे मेंटेन करोगे, तो इसमें हेल्थ साइकोलॉजी बहुत हेल्पफुल रहेगी बिकॉज वो आपको काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज़ मिसकंसेप्शंस इन साइकोलॉजी। तो ये टॉपिक करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। मिसकंसेप्शंस इन साइकोलॉजी मीन्स कि साइकोलॉजी में भी कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं, और ये जो मिसकंसेप्शंस हैं साइकोलॉजी में, ये बेसिकली इम्पैक्ट डालती हैं कि कैसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो अलग अलग प्रोफेशंस में अप्लाई करे जाते हैं और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज वेल। तो जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है वो ये है, पीपल आर परफेक्टली रैशनल इन देयर फाइनेंशियल डिसीजंस, कि लोग अपना जो डिसीजन लेते हैं वो रैशनल डिसीजन लेते हैं। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल डिसीजन की, दे आर परफेक्टली रैशनल। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी वैलिड है, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं वो कभी ना कभी फाइनेंशियल एडवाइस ज़रूर लेने आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है।
ताकि उनको एक अच्छा लॉजिकल रैशनल डिसीजन मिल सके जब फाइनेंस की बात आती है। बट साइकोलॉजी ने शो किया है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो परफेक्टली रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते फाइनेंशियल चॉइसेस में, ठीक है। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इमोशंस हमारे जो होते हैं उनका, इमोशंस का, कोग्निटिव बाइसेस का, या फिर कुछ और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर असर पड़ता है। लेट्स सपोज अगर कोई न्यूज़ आ जाती है कि हाँ भाई इसके शेयर नीचे गिर गए हैं, एकदम से अगर लोगों ने क्या किया होगा उस शेयर में, मतलब वो कंपनी का शेयर अगर ख़रीदा होगा और वो उस कंपनी के शेयर्स एकदम से डाउन चले जाते हैं, तो लोगों के इमोशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं, हाव भाव ही बदल जाते हैं लोगों के, ठीक है। तो एकदम से उनका फाइनेंशियल डिसीजन एकदम से चेंज हो जाएगा कि हाँ भाई इस कंपनी से शेयर फटाफट से कैसे निकालने, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर मिसकंसेप्शन, दैट इज़ साइकोलॉजिकल इंसाइट्स आर ओनली रेलिवेंट इन क्लिनिकल और काउंसलिंग कॉन्टेक्स्ट। कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि जो साइकोलॉजिकल इंसाइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल और काउंसलिंग कॉन्टेक्स्ट में ही क्या है, रेलिवेंट है, ठीक है। ये जम्पशन है लोगों के दिमाग में। सम में अज्यूम दैट साइकोलॉजिकल इंसाइट्स आर ओनली एप्लीकेबल इन क्लिनिकल, कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल इंसाइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल और काउंसलिंग कॉन्टेक्स्ट में ही रेलिवेंट है, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफर्स वैल्यूएबल इंसाइट, साइकोलॉजी जो है आपको पता ही है वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करती है, जिसके साथ डिसीजन मेकिंग लोगों की काफ़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन भी वो अच्छे से कर पाते हैं, और ये अकाउंटिंग फील्ड में तो काफ़ी मददगार है। इफ़ वी टॉक अबाउट सोशल साइकोलॉजी बेसिकली हमने बात करी थी कि वो टीम वर्क में काफ़ी हेल्पफुल है, या फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स में अगर आपने किसी के साथ डील करना है, कम्युनिकेट करना है, एज अ टीम काम करना है, तो उसमें सोशल साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो वो एक सब फील्ड ही है साइकोलॉजी का। बिहेवियर मीन्स कि बिहेवियर साइकोलॉजी मीन्स आप जो बिहेवियर है वो बिहेवियर के साथ आपने कैसे डील करना है, पर्सन के बिहेवियर, मतलब उस सोशल बिहेवियर लोगों का कैसा है या फिर इंडिविजुअली कैसा बिहेवियर है, तो आप बेसिकली किसी के साथ कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है, उसमें साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है। इफ़ वी टॉक अबाउट मिसकंसेप्शन नंबर 3, दैट इज़ एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इनेट एंड डोंट रिक्वायर साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन। इसका मतलब है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि जितने भी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं या फिर जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी प्रोफेशन में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, ये क्या है, एथिकल स्टैंडर्ड्स ये इनेट है, इनेट मीन्स बाय बर्थ है, पहले से ही पता है, और किसी भी साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या है, एक मिसकंसेप्शन है, बिकॉज साइकोलॉजी ही एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको इंसाइट प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, और इसके ऊपर काफ़ी सारे फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। फैक्टर्स जैसे कि सिचुएशनल प्रेशर, कॉग्निटिव बाइसेस, इनका भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ये वाली जो मिसकंसेप्शन है, इस मिसकंसेप्शन को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट मे इन्फ्लुएंस योर एथिकल choices. So let's talk about another misconception, that is कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी इनेट है, मतलब हमें पहले से ही आते हैं और कोई भी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इस मिसकंसेप्शन को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अकाउंटेंट्स जो हैं इस मिसकंसेप्शन को रिकॉग्नाइज करें सो दैट, और इनकॉर्पोरेट करें साइकोलॉजिकल इंसाइट्स को अपनी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस में, ठीक है, ताकि बिकॉज उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल अगर अच्छा होगा तो क्लाइंट्स और कोलीग्स के साथ तभी वो अच्छे से डील कर पाएंगे, कम से कम कन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे, और एक अच्छी प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनी रह सकती है वर्क प्लेस पे। कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी नहीं है कि बाय बर्थ हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकली भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस मिसकंसेप्शन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट अनदर मिसकंसेप्शन, दैट इज़ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आर ओनली रेलिवेंट टू कंज्यूमर्स एंड नॉट प्रोफेशनल्स। वो कहते हैं जो बिहेवियरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ कंज्यूमर्स के साथ ही रेलिवेंट हैं, इनका प्रोफेशनल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है।
तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, बिकॉज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको बिहेवियरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है, और कैसे ये बाइसेस जो हैं उनके वर्क को भी इम्पैक्ट करते हैं, इस चीज़ को वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर उनको इन चीज़ की नॉलेज होएगी तो वो अच्छा रैशनल ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। ये दोनों के लिए अच्छा, क्लाइंट के लिए भी अच्छा है और अकाउंटेंट के लिए भी अच्छा है। अच्छा रहेगा कि ये मिसकंसेप्शन को जितना जल्दी हो सके इसको रिकॉग्नाइज करें। लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशंस एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कि अब ये जो साइकोलॉजी है इसका एप्लीकेशन या स्कोप क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। सबसे पहला जो है वो है अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट बिहेवियर, डीकोडिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। तो इसमें जो साइकोलॉजी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कैसे हेल्पफुल है। सबसे पहले क्लाइंट का बिहेवियर आप समझ सकते हो। अगर आपको साइकोलॉजी की नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की ही स्टडी है। तो अगर आपने किसी का बिहेवियर समझ लिया ना, तो आप बहुत अच्छे से उसका मतलब उसका एटीट्यूड अगर आपको पता चल गया, उसके वॉक करने का स्टाइल, उसके बात करने का स्टाइल, उसके थॉट प्रोसेसेस कैसे काम कर रहे हैं, तो आपको उसकी सारी डीप नॉलेज हो गई, तो आप उसके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको अपने क्लाइंट के साथ डील करना होता है, इसलिए उनको डाइवर्स नॉलेज होनी चाहिए उनके एटीट्यूड की, बिहेवियर की, ठीक है, कि कोई बंदा कितना रिस्क टॉलरेंस है। सबका रिस्क टॉलरेंस एक लेवल का नहीं होता, कोई रिस्क ज़्यादा उठा सकता है, कोई रिस्क नहीं उठा सकता। सबकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी सेम नहीं होती, ठीक है। तो साइकोलॉजी एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जिसमें आप डीकोड कर सकते हो, क्लाइंट के बिहेवियर को समझ सकते हो और उनके लिए उनकी फाइनेंशियल नीड्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, उनकी प्रेफरेंसेस को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइंट के बिहेवियर को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है साइकोलॉजी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिहेवियर एनालिसिस। तो साइकोलॉजिकल इंसाइट्स अकाउंटेंट्स की मदद करते हैं क्लाइंट का बिहेवियर समझने में, कि लेट्स सपोज कोई फाइनेंशियल न्यूज़ अगर आ जाती है, ठीक है, तो क्लाइंट उस फाइनेंशियल न्यूज़ को सुनते ही कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन होती है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, या फिर उसके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसा है, ठीक है। तो इन पैटर्न्स को वो आइडेंटिफाई कर सकता है अकाउंटेंट, ठीक है, और उनके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है उनके इस इमोशंस और कोग्निटिव बायसेस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल गाइडेंस। पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल गाइडेंस में क्या आएगा कि अकाउंटेंट्स जो हैं अगर वो साइकोलॉजी की नॉलेज को यूज़ करें तो वो इंडिविजुअल क्लाइंट्स को एडवाइस भी दे सकते हैं, ठीक है, कि मतलब वो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा हो जाएगा, वो अच्छे से उनको डिसीजन दे पाएंगे और बेसिकली वो फाइनेंशियल रिस्क अगर क्लाइंट नहीं उठाना चाहता तो वो उसके साथ भी वो डील करेंगे और एक अच्छी स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है क्लाइंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज़ क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको पता ही है कि आपको अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने हैं, ठीक है, और आपके इंटरपर्सनल स्किल्स खुद के अच्छे होने चाहिए, तभी आप दूसरों के ऊपर अपना ट्रस्ट बना सकते हो। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छे से बात करोगे तो ही क्लाइंट आपके पास आएगा, अदरवाइज क्लाइंट किसी और के पास चला जाएगा। और एम्पैथी मीन्स आपको जो क्लाइंट की सिचुएशन है उसको खुद की सिचुएशन एज अ खुद, मतलब जो भी क्लाइंट डील कर रहा है किसी भी सिचुएशन के साथ उसको खुद पे रख के देखना है कि अगर ये चीज़ मेरे साथ होती है तो मैं क्या करता, ठीक है। तो एज एम्पैथी आपने एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करना है, ठीक है। और दूसरा लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट आपके साथ बना रहे तो आपको उसके साथ ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि साइकोलॉजी का स्कोप और कैसे फैला हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, दैट इज़ एनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग। अकाउंटेंट्स जो हैं वो एक अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, वेदर इट्स इन अगर ऑडिट में उनको कोई डिसीजन लेना है, टैक्स प्लानिंग में लेना है, फाइनेंशियल कंसल्टिंग में लेना है, तो साइकोलॉजी उनकी कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेसेस को सिस्टमेटिक बनाती है, उनको वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करती है
ताकि उनके जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी अच्छे हो सके और वो अच्छे डिसीजन ले सकें। तो बेसिकली जो साइकोलॉजी है उसकी मदद से आपकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी रैशनल थिंकिंग हो जाती, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है। तो आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स आ जाते हैं जिसकी मदद से आप क्रिटिकली चीज़ों को सोचते हो, अच्छा डिसीजन लेते हो, ठीक है। और ये वाला जो स्किल है ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फ्रॉड अगर कोई हो रहा है उसको भी आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको भी आप अच्छे से इवैल्यूएट कर पाओगे। और दूसरी बात, साइकोलॉजी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी काफ़ी मददगार है, बिकॉज ये आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी आपको प्रोवाइड करता है, सो दैट कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है कोई डिसीजन लेने की तो इन टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करिए ताकि आप प्रॉब्लम के साथ अच्छे से डील कर पाएँ। मोर ओवर बिकॉज ये आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स भी प्रोवाइड कराता है, तो ये डेटा को आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो, बिकॉज कैसे ह्यूमन बिहेवियर और कोग्निशन फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसके साथ क्या होता है कि इसके साथ आप बेसिकली डेटा को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा ही डिसीजन लोगे। ये आपको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर देगा। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन है वो भी आपका साइकोलॉजी की मदद से अच्छा हो जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल तो आपके अंदर होना ही चाहिए, तभी आप क्लाइंट के सामने अपनी बात अच्छे से रख सकोगे और कम से कम कन्फ्लिक्ट्स आपकी और आपके क्लाइंट के बीच में होंगी और अच्छे रिलेशन बनेंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल, बात करने का स्टाइल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि क्लाइंट्स और कोलीग्स के साथ आप अच्छे से पेश आओ। और कम्युनिकेशन ही एक ऐसी की है जिसके साथ आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को करेक्टली एक्यूरेटली कन्वे कर सकते हो और समझ भी सकते हो। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन्स अगर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर्स में कभी ना कभी कन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके अकाउंटेंट्स जो हैं इन सिचुएशंस के साथ टैकल कर सकते हैं। और जो साइकोलॉजी है वो भी आपकी काफ़ी मदद करती है, स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करती है ताकि आप कन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज कर सको। मोर ओवर इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपके इसके साथ अच्छे हो जाते हैं और आप ट्रस्ट बना सकते हो अपने क्लाइंट के ऊपर और आपके जो वर्किंग रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी दैट इज़ एथिकल कंसिडरेशन। इसमें क्या होगा, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसी हो जाएगी, एथिकल डिसीजंस आप लोगे। और लेट सपोज अगर कोई डिलेमा वाली सिचुएशन आ जाती है, आपको समझ नहीं आ रही ये करूँ या ये करूँ, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो और आप हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी मददगार रहेगा आपका एक अच्छा डिसीजन लेने में, ठीक है। तो नेक्स्ट है एथिकल अवेयरनेस। एथिकल अवेयरनेस मीन्स कि एक अकाउंटेंट को एथिक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो डिलेमा वाली सिचुएशन में एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा। और अगर एथिकल अवेयरनेस इसके साथ कहेगा, एथिकल अवेयरनेस जो है उसके साथ जितने भी इश्यूज़ वगैरह हैं वो आप डील कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में क्या होएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। और एज अ प्रोफेशनल, तो बिकॉज ये प्रोफेशनलिज्म वाली फील्ड है तो इसमें क्या आता है कि आपके जो काम है उसमें अकाउंटेबिलिटी दिखनी चाहिए, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइंट फोकस्ड एथिकल प्रैक्टिस। तो साइकोलॉजी अकाउंटेंट्स की मदद करता है कि वो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी एथिकल कंसिडरेशन अप्रोच रखने वाले होने चाहिए, ठीक है, सो दैट कि वो क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है, मतलब क्लाइंट क्या चाहता है उसको ध्यान में रख के एथिकल, वाइल साथ में आपने क्या करना है, एथिकल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने हैं और क्लाइंट का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखना है कि क्लाइंट चाहता क्या है, वैसे डिसीजन आपने लेने हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या फिर नेविगेटिंग कोग्निटिव बाइसेस। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बेसिकली साइकोलॉजी का ही एक सब फील्ड है जिसमें साइकोलॉजिकल बाइसेस को एक्सप्लोर किया जाता है और कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग में, उसका भी
ध्यान रखा जाता है। तो अकाउंटेंट्स की काफ़ी मदद करते हैं कि कैसे वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कोग्निटिव बाइसेस को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं क्लाइंट का डिसीजन और उनके खुद के डिसीजन पर भी इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एंकरिंग। एंकरिंग बेसिकली क्या होता है, दिस बायस, ये बायस कब अकर होता है, जब इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करता है, ठीक है, जब उसने कोई डिसीजन लेना होता है। तो इसको बेसिकली इट कैन लीड टू इनिशियल फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के ऊपर बेसिकली ये एंकरिंग लीड करेगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का मतलब होता है कि पीपल टेंड टू सीक आउट इन्फॉर्मेशन एंड कन्फर्म्स देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। मतलब कि कई बार क्या होता है, लोगों के दिमाग में पहले से ही कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है, उनके पहले से ही कोई ना कोई बिलीव्स होते हैं, ठीक है, और अकाउंटेंट को इस बायस के बारे में पहले से ही अवेयर होना पड़ेगा जब भी उसने फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, और जब भी कोई चैलेंज आता है तो उसको मतलब ओपन रहना चाहिए इस चैलेंज को फेस करने के लिए, बिकॉज वह अगर कोई क्लाइंट पहले से ही इनिशियल असम्पशन लेकर चल रहा है तो अकाउंटेंट को इसके बारे में नॉलेज पहले से ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन में क्या होगा, क्लाइंट्स हैव अ स्ट्रोंगर अवर्जन टू लॉसेस देन अ डिज़ायर फॉर गेन्स। अकाउंटेंट्स को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि क्लाइंट का रिएक्शन क्या होता है फाइनेंशियल सेटबैक के दौरान, या फिर उसको रिस्क अवेयर डिसीजन के पहले रिस्क अवेयर डिसीजन से पहले ही उसको अपने क्लाइंट को गाइड कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरकमिंग बायसेस। अंडरस्टैंडिंग दीज बायसेस। अगर आपको इन सभी बायसेस के बारे में पता है तो अकाउंटेंट्स जो हैं वो इन सभी बायसेस के साथ ओवरकम कर सकते हैं और एक अच्छा डिसीजन फाइनेंशियल मैटर्स में ले सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एम्पावर्ड अकाउंटेंट्स विद साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। सो इसमें बेसिकली आपको क्लाइंट के बिहेवियर के बारे में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसके बिहेवियर को जानते हो, उसके एटीट्यूड को जानते हो, तो आप अच्छा डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ही लोगे। और दूसरी बात इसमें बेसिकली कंक्लूजन ही बताया हुआ है कि एक अकाउंटेंट के पास इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और एथिकल कंसिडरेशंस को नेविगेट करना, ये सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं अगर आप अकाउंटिंग में अच्छा करियर बनाना चाहते हो। सो स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सम MCQs। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एसेंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इसमें से क्या है, स्टडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, एक्सप्लोरिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर ऑब्जर्विंग एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ नेचर। तो हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की स्टडी को ही साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड कॉमनली यूज़ किया जाता है ताकि सेल्फ रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके अबाउट फाइनेंशियल एटीट्यूड। इसमें से कौन सा ऐसा रिसर्च मेथड है, ए ऑब्जर्वेशन, बी एक्सपेरिमेंट, सी है सर्वे और डी है इंटरव्यू। उन्होंने बोला है कलेक्ट सेल्फ रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन में तो हम किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी हम लोग परफॉर्म अगर करते हैं तो काफ़ी सारा डेटा चाहिए होता है। दूसरी बात सर्वे और इंटरव्यू। तो इसमें क्या होता है, इफ़ वी टॉक अबाउट सर्वेज एंड इंटरव्यू, तो जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपको पता है 1-on-1 इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो 1-on-1 कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। तो ये एक ऐसा रिसर्च मेथड, इसमें से सी ही बचता है सर्वे, जो कि आप लोग कलेक्ट करते, जो कि सेल्फ रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में यूज़फुल है, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ सर्वेज। नेक्स्ट है, हाउ डिज साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। साइकोलॉजी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए कैसे मददगार है। साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को प्रिडिक्ट करती है। बी है बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट टू ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट, या फिर बाय स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कैसे डील करती। चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो बेसिकली इसमें आपने डिसीजन ही लेने होते, अभी तक हमने यही पढ़ा था, और साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। तो बी ऑप्शन, दैट इज़ बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स टू ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है।
Let's talk about another question, that is how does cognitive psychology contribute to psychology. cognitive psychology चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है? वर्क प्लेस पे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके, बी ग्रुप डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करके, सी बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स टू कॉग्निटिव प्रोसेसेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजन, या फिर डी बाय स्टडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कॉग्निटिव मीन्स माइंड से रिलेटेड. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं और कॉग्निटिव साइकोलॉजी कॉग्निटिव प्रोसेसेस के ही इनसाइट्स प्रोवाइड करती है. दैट इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट है what is the common misconception addressed regarding psychological insight in professions like chartered accountancy. वो कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे प्रोफेशन में इनमें से कौन सा सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट. ए साइकोलॉजी इज ओनली रेलिवेंट इन क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट. बी एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इनेट हैं और इनमें इनके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए. सी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो क्रूशियल नहीं है अकाउंटेंट्स के लिए. या फिर डी बिहेवियरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो हैं दीज आर ओनली फॉर कंज्यूमर्स. बिकॉज उन्होंने बोला है कि साइकोलॉजिकल इंसाइट्स से रिलेटेड कौन सी मिसकंसेप्शन है. साइकोलॉजिकल मीन साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में ही रेलिवेंट है. ये सबसे बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कंप्लीट होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और भी वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहें. सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में.